हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बरतानिया की और वहां के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की, जिन्होंने के अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। हम इस इस्तीफ़े के पीछे क्या वजह रही, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बरतानिया के दारुल हुकूमत यानी कि बरतानिया के कैपिटल लंदन में होने वाली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको तफसीलात भी मुहैया कराएंगे जो कि तारीख में पहली मरतबा हुई है और जिससे FBI के डायरेक्टर और MI5 के डायरेक्टर जनरल ने खिताब किया। लेकिन मौजू पर आने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं बरतानिया की और वहाँ के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन की, जो कि एक लंबे तनाज़े और एक लंबे कन्फ्यूजन या कंट्रोवर्सीज के बाद बिल आखिर कल यानी कि 7 जुलाई को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बोरिस जॉनसन 2 साल 348 दिन तक बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहे और वो उन 7 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कि 4 साल के कम अरसे तक बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई और इसमें विंस्टन चर्चिल भी शामिल हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या वजूहात रही, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से बोरिस जॉनसन को अपने 5 साला मुद्दत से पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल अगर हम बरतानवी सियासत की तरफ देखें तो जिस तरीके से बरतानिया में गुज़िश्ता 10 साल से झूठ का एक पूरा पुलंदा फैला हुआ है, आवाम को गलत बयानात दिए जाते हैं, आवाम को गलत राय दी जाती है, आवाम को गलत बातें बताई जाती हैं और उसके ज़रिए जिस तरीके से हुकूमत पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश जारी रखी जा रही है, वो सब उसका नतीजा है कि गुज़िश्ता 6 साल में बरतानिया में 3 प्राइम मिनिस्टर्स बदले जा चुके हैं। और इस सब की एक बड़ी वजह यही रही है कि आवाम को गलत इंफॉर्मेशन या गलत मालूमात मुहैया कराई जा रही थी और उनसे धोखे में रखकर अपनी पार्टी या अपने लिए वोट हासिल किए जा रहे थे। बोरिस जॉनसन सन 2019 में वजीर आजम के ओहदे पर फायज हुए थे 2019 के जनरल इलेक्शंस जीतने के बाद, और उसके बाद उन्होंने अगले साल जनवरी यानी जनवरी 2020 में ब्रेक्सिट कराकर बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया था। लेकिन उसके बाद सन 2020 में और सन 2021 से वो लगातार एक ना एक कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे, जिन्हें कि मजमूई तौर पर या इन अ गोल आप कह सकते हैं कि पार्टी गेट का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि अव्वल तो जब कोविड वबा पूरी दुनिया में फैली तो उन्होंने उसके ऊपर फौरन अमल करने से उसकी रोकथाम का लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी बनाने के लिए उसमें देरी की, और जब उसके ऊपर कुछ अमल भी किया तो उन्होंने पूरे बरतानिया को लॉकडाउन में फंसा दिया। उसके बाद जो भी असर बरतानिया की इकोनॉमी या वहाँ के आर्थिक जगत पर हुआ वो सबके सामने है। इस लॉकडाउन के रहते ही पार्टी गेट का जन्म हुआ, क्योंकि जब पिछले साल दिसंबर में ये बातें सामने आनी शुरू हुई कि नवंबर दिसंबर 2021 में भी और 2020 में भी जो बोरिस जॉनसन मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज में शरीक होते रहे जो कि उनके ऑफिशियल रेजिडेंस यानी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुनक्किद या ऑर्गेनाइज की गई थी, और जो कि उस वक्त के कानूनों की खिलाफ वर्जियाँ थी, क्योंकि उस वक्त पूरे बरतानिया में एक लॉकडाउन चल रहा था और लोगों से एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखने की बात की जा रही थी। लेकिन इस पार्टी में 50 से लोग ज़्यादा शरीक हो रहे थे और ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन और लॉन्स में हो रही थी, और ये एक मरतबा नहीं हुई है बल्कि 4 या 5 मरतबा इस बात की शिकायत सामने आई है। और बिल आखिर बोरिस जॉनसन तारीख में ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिनके ऊपर 50 पाउंड का फाइन रूल्स की खिलाफ वर्जी या रूल्स तोड़ने की वजह से मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आयद किया। उससे पहले ओवन पैटरसन को नवंबर 2021 में बोरिस जॉनसन को पार्टी से निकालना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो अपनी
कंपनीज के लिए हुकूमत के साथ लॉबिंग कर रहे थे, जो कि एक बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मुनासिब नहीं है और उसको इसके लिए ममानियत भी है या उसकी मनाही भी है। उसके बाद अब हाल ही में पिछले हफ्ते उन्होंने क्रिस्टोफर पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप मुकर्रर किया, जबकि उनके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बहुत सारे इल्ज़ामात माजी में या पास में लग चुके हैं और यही वो चीज़ साबित हुई जो कि उनके ताबूत में आखिरी कील की तस्वीर रख सकती है। क्रिस्टोफर पिंचर की तकर्री के फौरन बाद इस हफ्ते 6 जुलाई को साजिद जावेद और ऋषि सुनाक उन दोनों ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ये बोरिस जॉनसन हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने उसी दिन नदीम ज़हावी को चांसलर ऑफ एक्सचेकर या बरतानिया का फिनांस मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया, लेकिन अगले ही दिन नदीम ज़हावी ने एक खत के जरिए बोरिस जॉनसन से गुजारिश की कि उन्हें अपने ओहदे का वक़ार और उसकी इज्जत बरकरार रखते हुए अपने ओहदे से रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। और इसके बाद ऐसा लगा कि जैसे कि एक सैलाब आ गया है मिनिस्टर्स और डिफरेंट पार्लियामेंट्री एड्स के इस्तीफों का। कुल मिलाकर बरतानिया के 29 मिनिस्टर्स ने और 50 से भी ज़्यादा पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया और कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से बोरिस जॉनसन के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। और जब उनसे कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर लीडरान माइकल गव और क्रिस हेंटन हैरिस ने कहा कि उनको अब वजीर आजम के तौर पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, तो बिल आखिर कल यानी कि 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन ने 2 साल 348 दिन वजीर आजम बने रहने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अब क़यासाराइयाँ ये की जा रही हैं कि अगला वजीर आजम कौन बनेगा। इसमें ऋषि सुनाक, नदीम ज़हावी, साजिद जावेद, पेनी मोर्डा, बेन वेरेस, जेरेमी हंट और प्रीति पटेल का नाम भी शामिल है। और इन सब से एक ये भी बात जाहिर हो रही है कि जिस तरह सन 2014 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि आने वाले 25 सालों में हो सकता है कोई इमिग्रेंट या कोई एशियन यूके का प्राइम मिनिस्टर बने, वो बात अब सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि ऋषि सुनाक और साजिद जावेद जिनका ताल्लुक बिलतरतीब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से है और नदीम ज़हावी जो कि इराकी कुर्द हैं, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर बनने के बहुत बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। और आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि अब बरतानिया का अगला वजीर आज़म कौन है। यहीं पर हम आपको ये बताते चलें कि बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन पर अपनी राय जाहिर करते हुए अपोजिशन की लिबरल्स पार्टी के एड डेवी का कहना था कि आखिरकार ताश के पत्तों पे बना हुआ किला ढह गया, जिसकी बुनियादें झूठ और बददियानती के ऊपर तामीर की गई थी। इसके साथ ही साथ जेरेमी कॉर्बिन जो कि लेबर पार्टी के साबिक सदर थे, उन्होंने कहा कि 6 सालों में 3 प्राइम मिनिस्टर्स बनने के बाद ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि किस तरीके से बरतानवी अवाम को झूठ लगातार पिलाया जा रहा था और उससे इकोनॉमी और सरकार की कारकर्दगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा था, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं था। लेबर पार्टी के मौजूदा सदर केयर स्टार्मर ने कहा है कि आखिरकार वजीर आजम ने अपने ओहदे की वक़ार बचाते हुए और अपनी इज्जत बचाते हुए इस्तीफा दे दिया और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही बरतानिया में दूसरे बाई इलेक्शंस या जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं और उनकी पार्टी फतेहयाब हो सकती है। आइए अब आपको बरतानिया से ही मुताल्लिक एक और खबर की तफसीलात मुहैया कराते हैं। बरतानिया के कैपिटल लंदन में बुध यानी 6 जुलाई को तारीख में पहली बार एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जिससे कि अमेरिका की FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे और MI5 के डायरेक्टर जनरल केंट मैककॉलम ने खिताब किया। ये पहला ऐसा मौका था कि बरतानिया और अमेरिका की टॉप सीक्रेट सर्विसेज के टॉप लीडर्स या टॉप ऑफिशियल्स ने प्रेस से बराह रास्त मुलाकात की और एक स्टेटमेंट दी। उनकी इस स्टेटमेंट का जो लुब-ए-लुबाब है वो ये है कि जिस तरीके से गुज़िश्ता 10 साल के दौरान चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपनी स्पाइनेज या जासूसी के तरीक़ों को और ज़्यादा फ़रोग़ दिया है, उससे मगरबी ममालिक और उसके अलावा दीगर
एशियाई मुल्कों को बहुत बड़ा खतरा है। इन दोनों का ये कहना था कि जिस तरीके से एक तरफ चीन ने अपनी दिफाई सलाहियत या डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं, उसी तरीके से चीन ने अपनी कंप्यूटर नॉलेज और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंप्यूटर हैकिंग करके मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ पर ओपिनियन चेंज कराने के लिए और अपने हक़ में रूल्स और रेगुलेशंस नए बनवाने के लिए जो एक मुहिम शुरू की है वो काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है। और आने वाले वक्तों में चीन की इस दो तरफा मुहिम से बहुत नुकसान हो सकता है। उनका ये कहना था कि चीन मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में भी दखल अंदाजी करता चला आया है और साथ ही साथ उनको ये ख़तरा भी है कि अब जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था कि आने वाले वक्तों में चीन ताइवान पर हमला करके उसको अपने साथ मिला सकता है। जबकि पिछले ही हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरिल हेंस ने कहा था कि उनके डिपार्टमेंट के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है या ऐसे प्लान्स बना रहा है। लेकिन MI5 के डायरेक्टर जनरल और FBI के डायरेक्टर का कहना है कि चीन अभी हो सकता है कि फौरन ताइवान पर हमला ना करे, लेकिन ये उसके शॉर्ट टर्म प्लान्स में ज़रूर शामिल है और वो दिन दुनिया के लिए बहुत बदतरीन दिन होगा जिस दिन चीन ताइवान पर हमला कर देता है। क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मई में ताइवान को यकीन दिलाया था कि अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिका हर तरीके से ताइवान की मदद करेगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि इसी हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से चीन ने पूरे वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अपना प्रोडक्शन और बाकी ज़राए से उनकी इकोनॉमी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, तो आखिरकार अमेरिकी सदर जो बाइडन इस हफ्ते चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले माल पर ड्यूटीज कम करने का ऐलान कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा और उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। लेकिन जिस तरह से रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी मगरबी दुनिया में और यूरोप में और अमेरिका में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो उसके नतीजे में जो बाइडन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो चीन से आने वाले माल के ऊपर ड्यूटीज़ कम कर सकें। हम आने वाले एपिसोड्स में आपको इस बारे में और तफसीलात मुहैया कराएंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।